नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो याद रखिए कि संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1946 को। याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। याद रखिएगा कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन ये भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। तो 26 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा दोस्तों कि 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिए कि 389 था। यानी कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या था ये 389 था। नेक्स्ट है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए तो 299। याद रखिएगा जब देश विभाजन हो गया था उसके बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए? तो 299 सदस्य रह गए। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 542। याद रखिएगा सवाल पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितने रियासतें थी? तो 542 रियासतें थी। कितनी थी? 542। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों? एकात्मक एवं संघात्मक है। याद रखिए कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है ये क्या है? ये एकात्मक एवं संघात्मक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के। याद रखिएगा कि संविधान सभा में किस रियासत के? तो हैदराबाद के रियासत जो थे वो उन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे तो VN राव। याद रखिएगा कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था तो VN राव द्वारा। याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो प्रारूप है ये तैयार किया गया था VN राव द्वारा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि प्रारूप समिति ये 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है कि झंडा समिति के अध्यक्ष ये JB कृपलानी थे। याद रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों कि संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। याद रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई
114 दिन। याद रखिएगा कि संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन तक हुई थी? 114 दिन तक हुई थी। अगला है कि भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, ठीक है। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ, ये आपको ध्यान देना है कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। अगला है कि भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है व्हीयर ने। याद रखिए कि व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला आपके सामने है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी क्रमशः। देखिए कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग की संख्या थी, ये आपको ध्यान देना है। अगला है कि वर्तमान में अनुच्छेद है तो 444 से अधिक। याद रखिएगा कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो 444 से अधिक अनुच्छेद है। अगला है कि वर्तमान में अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां। याद रखिएगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22। यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। याद रखिएगा कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख क्या था? 14। वर्तमान में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। अगला है कि संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। क्या है? संविधान में जो है ये देश का क्या नाम है? भारत अथवा इंडिया। अगला है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग है ये 5वां भाग। याद रखिए कि संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है? 5वां। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। याद रखिएगा टोटल कितना भाग है? 22 भाग है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। याद रखिए दोस्तों भाग 5 के अध्याय 4 में ये संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। देखिए सवाल है कि संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः देखिए 15वां भाग का जो विषय है ये निर्वाचन है और 18वां भाग का जो विषय है ये आपात उपबंध है। याद रखिएगा कि संविधान के 15वां भाग का जो विषय है वो निर्वाचन और 18वां भाग का जो विषय है वो है आपात उपबंध। अगला है कि प्रथम लिखित संविधान दिया है, किसने दिया है दोस्तों? तो अमेरिका ने दिया है। याद रखिए कि प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका ने। अगला है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा कि यह भारत का है। ये सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो भारत का। अगला है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। ये आपको अनुच्छेद 2 याद रखना है। अनुच्छेद 1 है भारत एवं राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है, आर्टिकल 2 में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। अगला है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। कब किया गया था? 1953 में। याद रखिएगा दोस्तों कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन किया गया था 1953 में। अगला देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है दोस्तों कि 7वां संवैधानिक संशोधन यानी 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से।
7वां संवैधानिक संशोधन जो है ये संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। ठीक है। अगला है कि राज्य का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे ये फजल अली थे। नेक्स्ट है कि असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में हुआ था। याद रखिएगा कि असम राज्य का जो गठन हुआ था ये 1956 में हुआ था। अगला है गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों कि गोवा पूर्ण राज्य बना, कब बना? 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा पूर्ण राज्य बना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि सिक्किम को 22वां राज्य बना, यानी सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, कब हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। याद किया कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। अगला है कि संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। याद रखिएगा कि संविधान की संप्रभुता जो है ये किसमें निहित है? ये जनता में निहित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसदीय प्रशासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। ठीक है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस से। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो ये दोस्तों भाग 4 में है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिया गया है और ये भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से 51। अगला है कि संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। याद रखिएगा कि संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिएगा कि संविधान में समवर्ती का जो सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। और किस अनुच्छेद में है? तो 368। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 368 में वर्णित है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 368 भाग 20। याद रखिएगा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है 368 भाग 20। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में हुआ था। याद रखिएगा कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा कि राज्य सूची में विषय 62 है, संघ सूची में 98 है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अगला है कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की जो शक्ति प्राप्त है ये केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। अगला है कि वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची को।
याद रखिएगा कि वन एवं पर्यावरण जो विषय है ये किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला है कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। याद रखिएगा जो कानून व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, ये समवर्ती सूची का है। ठीक है। रेल डाक रक्षा विषय है, संघ सूची का विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। और 11वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों पंचायती राज से। ये जो यहाँ पे मैं जो बताया हूँ कुछ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, टोटल इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट याद कर लीजिएगा बढ़िया से कि वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। ठीक है। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय जो है ये समवर्ती सूची का है। रेल डाक रक्षा विषय जो है ये संघ सूची का है। ठीक है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखने वाले हम लोग। देखिए अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंक क्या है, ग्राम पंचायत। याद रखिएगा कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंक क्या है, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार करवाता है। कौन करवाता है, जो ग्राम पंचायत चुनाव जो होता है इसकी जिम्मेदारी कौन करवाता है, राज्य सरकार करवाता है। अगला है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है ये कौन करता है, ये ग्राम सेवक करता है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है, यानी पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। याद रखिए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। याद रखिएगा दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन जो है ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारत में नागरिकता का प्रावधान है तो एकल नागरिकता है। याद रखिएगा कि भारत में जो है ये एकल नागरिकता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है क्रमशः 10 वर्ष तथा 7 वर्ष। याद रखिएगा कि भारत की नागरिकता लेने के लिए 7 वर्ष और खोने के लिए भारत की नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष। ठीक है, और खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितना है, 7 वर्ष है। अगला है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 से 35 में है क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में है। और भाग 3 को क्या कहा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। अगला है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे तो 7 थे। याद रखिए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7। और वर्तमान मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। याद रखिएगा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। और अगर आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में डाल दिया गया है, तो अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। कहाँ डाल दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। अगला है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है दोस्तों, तो ये संसद को है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियर्स कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियर्स कॉर्पस। नेक्स्ट है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना है, 11। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है दोस्तों, 11। अगला है
कि मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। अगला है कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। याद रखिएगा कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था दोस्तों? तो ये 1955 में बना था। अगला है कि प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क में। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 की 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा स्तंभ इंगित करता है तो प्रेस को। याद रखिएगा कि प्रेस को चौथा स्तंभ इंगित करता है। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अगला है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अगला है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। याद रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अगला है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। याद रखिएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है कि संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के अंग है। ठीक है। अगला है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है तो ये राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52 के अनुसार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का जो उद्घाटन करता है ये राष्ट्रपति करता है। अगला है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। यह दोस्तों आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है दोस्तों और आज का लास्ट सवाल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।